नमस्कार। किताब किस्से और कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक किताब जिसका नाम है द ग्रेट गेम। इस किताब के लेखक हैं पीटर हॉपकिर्क। ये एक ऐतिहासिक किताब है, या यूं कह लें कि ये एक ऐसी किताब है जो इतिहास के बारे में बात करती है। कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं, लेकिन 19वीं शताब्दी का इतिहास। मान लीजिए आज से 115 साल पहले। 19वीं शताब्दी असल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शताब्दी है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि उस दौरान यूरोप के 4 देश पूरी दुनिया पर अपना अपना आधिपत्य जमाने में लगे हुए थे। 4 नहीं, 6 देश थे। इनमें सबसे शक्तिशाली तो ब्रिटेन था ही, फ्रांस भी था, हॉलैंड जिसे डच हम लोग बोलते हैं, ये लोग थे, बेल्जियन थे, पुर्तगाली थे और स्पेनियर्ड्स थे। लेकिन 19वीं शताब्दी तक आते आते पुर्तगालियों का और स्पेनियर्ड्स का जो इम्पैक्ट था वो तो बहुत कम हो गया था। अब सारी लड़ाई 2 ही देशों में थी, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। ब्रिटेन ने हिंदुस्तान के कुछ हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था और उनका कलकत्ता में अपना एक बड़ा मजबूत किला तैयार हो गया था। धीरे धीरे वो बाकी देश पे भी अपनी पैठ बढ़ाते जा रहे थे। कई जगह उनका अधिकार हो गया था, कई जगह अगर अधिकार नहीं भी हुआ था तो सत्ता उन्हीं की चलती थी। उधर मॉस्को में एक छोटा सा राज्य था रोमानोव्स का, और रोमानोव मॉस्को के आसपास, मस्कोवाइट प्रिंसिपैलिटी उसको बोलते हैं, उसके आसपास 200 300 मील के बीच में उनका राज था। वो 200 साल पहले जो मंगोल हमलावर थे उनके आतंक से इतने प्रभावित थे उस समय तक भी कि वो आगे बढ़ने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पर 19वीं शताब्दी के शुरू में रोमानोव्स ने तय किया कि अब वो रशिया में और आगे बढ़ेंगे और एशिया में जितना हो सके उस ज़मीन को काबिज करने की कोशिश करेंगे, उस पर कब्जा करेंगे। उनकी नज़र भारत पर थी। उनको लगता था कि जैसे अफ़गानिस्तान ने भारत को लूटा और अपनी अर्थव्यवस्था चलाई, अगर हम भारत तक पहुंच गए तो हमको भी एशिया पे अपना आधिपत्य जमाने में फिर कोई परेशानी नहीं होगी। अंग्रेज भी यही बात जानते थे। अंग्रेज़ों ने भी यही काम शुरू किया। उनको था कि हमें रूसियों को भारत पर कब्जा करने से रोकना है, क्योंकि इंग्लैंड का जो पूरा साम्राज्य था उस साम्राज्य में क्राउन ज्वेल भारत था। क्राउन ज्वेल मतलब वो मणि, मुकुट में मणि भारत था। कहते हैं कि 1900 के आसपास, 1800 के आसपास ये लड़ाई शुरू हुई, सन 1800 के आसपास। और 1905 में ये लड़ाई व्लादिवोस्तोक के एक व्लादिवोस्तोक तो नहीं, लेकिन हाँ, एक अंग्रेज़ों और ज़ार जो था रशिया का, उसके बीच एक समझौता हुआ। उस समझौते के बाद ये लड़ाई ख़त्म हो गई। यानी ये संघर्ष 105 साल चला। 105 साल के इस संघर्ष की कहानी है ये किताब द ग्रेट गेम। जैसे 20वीं शताब्दी में रूस और अमेरिका के बीच जो रस्साकशी थी उसको हम लोग कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। इसी तरह इंग्लैंड और रूस के बीच में एशिया को कब्जा करने की जो 100 साल का संघर्ष था उसको द ग्रेट गेम कहा जाता है। द ग्रेट गेम नाम रुडयार्ड किपलिंग ने दिया था
ये अंग्रेज़ अफसर थे और कवि भी थे, लेकिन कवि होने के बावजूद भारत से उनको लगाव भी था। इस सब के बावजूद वो एक उपनिवेशवादी अंग्रेज़ थे और वो मानते थे कि ये इंग्लैंड का डिवाइन राइट है, मतलब उनको ये ईश्वर प्रदत्त ये अधिकार है कि वो पूरी दुनिया पर राज करें। तो उन्होंने इस संघर्ष को ग्रेट गेम का नाम दिया था। बड़ी मोटी सी किताब है, 550 पेज की करीब किताब है ये, लेकिन बिल्कुल नॉवल की तरह चलती है। इसमें दोनों तरफ से, चाहे रूस हो चाहे इंग्लैंड हो, इन लोगों ने 18 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक के लड़कों का इस्तेमाल किया। ऐसे लड़के जो कि दबंग थे, बहुत होशियार थे, बहुत दुस्साहसी थे, और वो इन अननोन इलाकों में, इन अनजान इलाकों में जाकर इंग्लैंड के लिए काम करना चाहते थे और उधर रशिया के लिए काम करना चाहते थे। किताब से ये भी पता लगता है कि वो सारे इलाके जिन्हें आज हम बहुत अच्छा मानते हैं, वहाँ घूमने जाना चाहते हैं, जैसे उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान का जो ये बलोचिस्तान का इलाका है ये, और अफ़गानिस्तान तो खैर आज भी उसके हालात ख़राब हैं, लेकिन उस समय भी यहाँ पर जो ट्राइबल कबायली रहते थे वो इतने क्रूर और लुटेरे थे जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और ये 18 से 25 साल की उम्र के लड़के किन किन ख़तरों से जूझ के वहाँ तक पहुँचते थे, तो वो बिल्कुल एक नॉवल से कम नहीं लगता आपको। जैसे एक कहानी है मेजर अलेक्जेंडर बर्न्स की। अलेक्जेंडर बर्न्स 21 साल की उम्र में बुखारा पहुंचता है। बुखारा उज़्बेकिस्तान का एक शहर है। आज आप चाहें तो 1 घंटे की फ़्लाइट में ताशकंद पहुंच जाएं, और ताशकंद से 1-1.5 घंटे का ट्रेन लेकर या 2 घंटे की ट्रेन लेकर आप बुखारा पहुंच जाएंगे। लेकिन उस ज़माने में अलेक्जेंडर बर्न्स को आज से 150 साल पहले बुखारा पहुंचने में 4.5 महीने लगे। कभी घोड़े पे बैठ के, कभी अपना वेश बदल के, कभी किसी से मदद लेके, कभी कहीं से को घूस दे के वो बुखारा तक पहुंचा। और पहले ऐसा नहीं होता था कि आप शहर के अंदर यूं ही घुस जाएंगे। शहर का जो राजा होता था, खान, उसके यहाँ ये हलकारा भिजवाना पड़ता था कुछ पैसे और कुछ गिफ्ट के साथ कि साहब मैं आया हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, आपको अपना सम्मान प्रकट करना चाहता हूँ और कुछ सामान आपको भेंट करना चाहता हूँ, क्या मुझे इजाज़त है? फिर कई दिन बीतने के बाद राजा जो था वो उनको इजाज़त देता था या नहीं देता था। मेजर अलेक्जेंडर बर्न्स 1-2 कोशिशों के बाद बुखारा पहुंच गया। अच्छा, पहुंचने के बाद ये भी तय था कि वो वहाँ तभी तक रह सकता था जब तक राजा उससे खुश था, और राजा किस बात पे उसका मूड खराब हो जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। और जैसे ही मूड खराब हुआ तो हर चीज़ की एक ही सज़ा थी, मौत। और बुखारा का राजा ख़ास तौर से बड़ा क्रूर था। वो क्या करता था कि अपने विरोधियों को या जिनको मौत का दंड देना होता था उनको एक ऊंची मीनार से नीचे फेंकवा देता था, और फेंकवाने के बाद फिर उनको अपना ही जो बड़ा अहाता था उसमें नीचे गड़वा देता था, और गाड़ने के बाद फिर उस पर पत्थर लगवा देता था। अगले दिन से लोग उस पर घूमने लगते थे। अजीब बात यह है कि शहर की जनता जो थी वो इससे परेशान नहीं थी, परेशान भी नहीं होती थी। उसके लिए ये खेल था। जब पता लगता था कि कल फलां फलां दिन या
और ये राजा जो है इस व्यक्ति को सजाए मौत दे रहा है, तो उस दिन लोग अपना खाना वाना लेके वहां पहुंच जाते थे और बैठते थे और ये नज़ारा देखते थे। अब आज का व्यक्ति कह सकता है कि कैसे क्रूर, कैसे संवेदनहीन या इनसेंसिटिव लोग होते थे। बात ये नहीं है, हम उन्हें आज के नज़रिए से तौल रहे हैं। तब लोग क्यों आते थे, इसका हम कभी ठीक ठीक अंदाज नहीं लगा पाएंगे। या तो ये कि राजा का इतना डर कि आप आए नहीं, तो वो हो सकता है ये मान ले कि आप उसके विरोधी हैं, तो उस डर से आप आते थे। फिर आप कह सकते हैं कि खाना क्यों खाते थे। खाना वगैरह इसलिए खाते थे होंगे, ऐसा मेरा मानना है, कि राजा को ये न लगे कि हम डर रहे हैं या हम चुप रह के अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। हम बिल्कुल सामान्य बर्ताव करते रहेंगे ताकि राजा की कुदृष्टि हम पर न पड़े। ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं। तो ये खबर भी, ये बात भी आपको उस किताब से पता लगती है कि उस जमाने का समाज किस तरह का था। लड़के दुस्साहसी ही नहीं थे दोनों तरफ से। 18 से 25 साल के लड़के इंग्लैंड वालों ने ही नहीं लगाए थे काम पे, रशा ने भी लगाए थे, और रूसी लड़के भी बहुत काबिल थे, और दोनों एक दूसरे में लगातार लाग डांट लगी हुई थी। जब आप फील्ड में रहते हैं तो आपके सारे जो सेंस हैं वो इतने इतने चौकन्ने रहते हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ों से लोगों को पकड़ते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा किस्सा किताब में दिया है कि एक डॉक्टर जो था वो काशगार से लौट रहा था। काशगार आज के सिंजियांग का हिस्सा है जो अब चीन में है। उस समय उसको पूर्वी तुर्कमेनिस्तान कहा जाता था। तो वो तुर्कमेनिस्तान से उस जगह से लौट रहा था लेह के लिए। रास्ते में एक गांव में रुका और वहां पर उसे एक बौद्ध भिक्षु मिला। तो दोनों अपना बातचीत करने लगे। बौद्ध भिक्षु के पास एक कुत्ता था और वो था रशन हस्की। वो कुत्ता किसी के पास भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बौद्ध भिक्षु उसको इशारा करता था और इशारा मानता रहता था। तो इसने भी कुत्ते को थोड़ा प्यार किया, थोड़ा उससे सहज हुआ, और उसने कुत्ते को 2-3 कमांड दिए। कुत्ते ने फट से वो कमांड मान लिए। ये आदमी उठा और चुपचाप अपना आगे बढ़ गया, और लेह पहुंचते ही उसने एक चिट्ठी लिखी शिमला में अपने बॉस को कि रूसी ईस्ट तुर्कमेनिस्तान पहुंच गए हैं। उसने पूछा तुमने कैसे ये बात तय करी, कैसे ये तुम्हारा निर्णय आया। तो उसका कहना था कि रशन हस्की ईस्ट तुर्कमेनिस्तान में मिलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कुत्ता जिस तरह से निर्देशों का पालन कर रहा था उससे यह पता लग गया कि यह मिलिट्री ट्रेंड कुत्ता है। तो इसको किसी मिलिट्री वाले ने ही इसको बेचा है, और अगर मिलिट्री वाले ने इसको बेचा है तो वो यहीं आसपास कहीं इस तुर्कमेनिस्तान में है। क्योंकि मैंने बात करी थी उस बौद्ध भिक्षु से, और बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं कभी भी अपने 4 गांव छोड़कर नहीं गया हूं बाहर। 3 बातों को जोड़ के उसने ये निष्कर्ष निकाल लिया। और इस तरीके की जबरदस्त कहानियां इस किताब में भरी हुई हैं। किताब की शुरुआत में वो कहता है कि जब रूस और इंग्लैंड के बीच में संघर्ष हुआ एशिया को कब्जाने का, तो रूसी मॉस्को में बैठे थे और अंग्रेज कलकत्ता में बैठे थे। दोनों के बीच
करीब 2500 किलोमीटर का अंतर था। और 100 साल बाद जब लड़ाई खत्म हुई, दोनों ने संधि करी, हाथ मिलाया, तो दोनों एक दूसरे से बस 20 किलोमीटर की दूरी पर रह गए थे। रूसी कभी भारत पर कब्जा नहीं कर पाए। रूसियों को रोकने के लिए अंग्रेज सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहते थे। अंग्रेज कभी सेंट्रल एशिया पे कब्जा नहीं कर पाए, ना अफगानिस्तान पे कर पाए। रूसियों ने भारत पर तो कब्जा नहीं किया, लेकिन पूरे सेंट्रल एशिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, पूरा साइबेरिया करते हुए वो व्लादिवोस्टॉक तक पहुंच गए। और जब ये लड़ाई खत्म हुई तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका था क्षेत्रफल के हिसाब से। अंग्रेज पूरे भारत पर काबिज हो चुके थे। जैसे उपमहाद्वीप कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट या भारतीय उपमहाद्वीप पर उनका पूरा कब्जा हो गया था। ईरान के ऊपर उनका वर्चस्व सीधा तो नहीं था, लेकिन ईरानी उनसे लड़ते नहीं थे। और आजकल ये जो बड़ी बात होती है कि अफगानिस्तान जो है वो बड़े बड़े साम्राज्यों की कब्रगाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। अंग्रेज़ों ने उन्हें मार मार के उनकी वो स्थिति कर दी थी कि आखिरकार अफ़गानों ने यह तय कर लिया कि वो कभी खैबर पास जो है खैबर दर्रा पार नहीं करेंगे। और जब तक अंग्रेज़ रहे उन्होंने नहीं किया। आखिरी बार 20वीं शताब्दी के शुरू में एक बार कोशिश फिर करी उन्होंने, और इस बुरी तरह मार खाई कि फिर वो सारा रास्ता बंद हो गया हमेशा के लिए। ये कहा जा सकता है कि अंग्रेज़ों ने भी अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं किया, पर उन्हें जितना हिस्सा चाहिए था अफगानिस्तान का, चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, वो सब उन्होंने ले लिया अफगानियों से, और उनको बस ये कह दिया कि खैबर दर्रे के इधर मत आना। तो इससे ये बात साबित होती है कि ऐसा भी नहीं कि अफगानों को हराया नहीं जा सकता। और ये भी बात सच है कि उसी 19वीं शताब्दी में शुरुआत के दौर में महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानों को काबुल तक खदेड़ा था, और अफगानों से पेशावर का हिस्सा उन्हीं ने छीना था, और अफगान उसको वापस फिर कभी नहीं ले पाए। आज 200 साल हो गए, अफगान पेशावर वापस नहीं ले पाए, चाहे भले ही अब वो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन अफगान पेशावर वापस नहीं ले पाए। तो ये मिथक भी टूटता है कि वो साम्राज्यों की कब्रगाह है। जब आप ग्रेट गेम पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि अफगानिस्तान असल में जो पुराना रेशमी मार्ग था, रेशम मार्ग जिसे कहते हैं, जिसे सिल्क रूट अंग्रेजी में बोला जाता है, उसका चौराहा था, जहां पर कि हर तरफ के लोग आते थे। बहुत व्यापार होता था, उससे पैसा आता था। उस पैसे ने ही वहां बड़े राजघरानों को जन्म दिया, कुछ साम्राज्य बने, पर साम्राज्य ज़्यादा देर नहीं चल पाए। 100-200 साल में वो सारे साम्राज्य नष्ट हो गए, ख़त्म हो गए। फिर भी पैसा आने के कारण उस समाज में थोड़ा सा विकास हुआ, और अंग्रेज़ों के आने के बाद रूस और अमेरिका के बीच की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई के चलते साथ में इंग्लैंड के समुद्री रास्ते से व्यापार करने के कारण पूरा सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान एक तरीके से अप्रासंगिक हो गए। क्यों? क्योंकि रेशमी राजमार्ग बंद हो गया, और जब रेशमी राजमार्ग बंद हो गया तो सेंट्रल एशिया रूस का एक सुदूर हिस्सा होकर रह गया, और अफगानिस्तान लोग भुला बैठे। और इस कारण अफगानिस्तान जैसे गरीबी में गिरा, तो फिर उस गरीबी से आज तक नहीं उबर पाया।
इस किताब को पढ़ के आपको लगता है कि कैसे इतिहास में आप करने कुछ चलते हैं, हो कुछ जाता है। और इस किताब की दूसरी जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये कि कई व्यक्तियों को लेकर, व्यक्तित्वों के ऊपर यह पूरी कहानी गढ़ी गई है, जिसमें कि इतिहास की बड़ी धारा जो है वो पीछे बहती रहती है, लेकिन जो आपको दिखाई देता है वो उस समय का वो किरदार दिखाई देता है जिस किरदार ने उस धारा को मोड़ने या बहाने में कोशिश करी या अपना योगदान दिया। लंबी किताब है, पढ़ने के बाद आपको लगता है कि हाँ, आपने काफ़ी समय इसमें व्यतीत किया, लेकिन ये किताब आपको इतिहास के बारे में, ऐसा इतिहास जिसकी की परछाई आज तक हमारे ऊपर है, जिसका प्रभाव हम आज भी देख रहे हैं, वो पढ़ के आपको अच्छा लगेगा। आपकी समझ अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया, रूस और आज के पाकिस्तान के बारे में गहराएगी, गहरी होगी, और आप इस पूरे खित्ते की जो समझ है आपकी वो बहुत बेहतर होगी। तो मैं तो निवेदन करूंगा कि आप चाहें 20 पेज रोज़ पढ़ें और 1 महीने में इस किताब को ख़त्म करें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, बहुत मज़ा आएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और अगले हफ्ते किसी नए किताब के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।